हाँ जी, तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज से मैं एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 8 का सिविक्स जो भी 4-5 जो चैप्टर्स हैं, जो कि डीएवी पब्लिक स्कूल टेक्स्ट बुक से जो रहेगा, मैं उसी से आज प्रारंभ करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ। एक्चुअली मैंने जब बच्चों से जब बात किया तो उन्होंने बताया कि सर कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिस पे जो है ऐसा टीचिंग हो जो मुझे क्लास के जैसा लगे। भले ही थोड़ा-सा डिफ़रेंस होगा कि क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे हम कुछ बता रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे उधर से कुछ उसका काउंटर क्वेश्चन करते हैं। बट यहाँ वैसा नहीं होगा, यहाँ जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है, जिस प्रकार से मैं क्लास में जाकर के प्रेज़ेंट करता हूँ, उसी प्रकार से यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखते हैं कौन-कौन सी चीज़ें हैं और कैसे-कैसे हम समझाते हैं बच्चों को, और जितना हो सकता है सिंपल से सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो सबसे जो अगर हम बात करें वहाँ पर सिविक्स की जो चैप्टर है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है उसका, वो 16th नंबर का जो चैप्टर है, वो सबसे फर्स्ट सिविक्स का चैप्टर है, जो कि यहाँ पर बताया गया है चैप्टर नंबर 16 आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले ऐसे नहीं जाने के बाद सीधा मैं क्लास में जो है स्टार्ट कर देता हूँ कि हाँ बच्चों आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो बस हमने स्टार्ट कर दिया टेक्स्ट बुक पढ़ना, ऐसा नहीं होता है। मैं आज टेक्स्ट बुक भी आपको जो है पढ़ कर के बताऊँगा यहाँ पर। लेकिन हाँ, उसके साथ ही साथ जो है मैं एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, लेकिन उसके आने से पहले, उस कंटेंट पे आने से पहले, मैं सबसे पहले बच्चों से बात करता हूँ कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। तो पहले हम इस जो चैप्टर है इसको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? आखिर जो हमारे लिए करिकुलम डिज़ाइन किया गया है, जो एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, जैसे जो भी क्लास 8 के जो बच्चे होते हैं, जो उनके एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आखिर ये पढ़ना क्यों आवश्यक है? और उसका ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्या है? तो उन ऑब्जेक्टिव को हम बताते हुए, उन ऑब्जेक्टिव को हम बच्चों के साथ शेयर करते हुए हम चलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि बड़ा बोरिंग महसूस करते हैं, या वो ऐसा काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि सर अब इसको पढ़ लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? और फ़ायदा के साथ-साथ जो है कि इसमें हम क्या-क्या जानेंगे, तो उनका जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है? तो उससे पहले ही हम जो है ऑब्जेक्टिव, और हर टीचर को ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए, बताते भी हैं, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या है। तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्टिव्स भी राइट करके रखा है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर लर्निंग द चैप्टर। ये चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर लिखा है कि स्टूडेंट्स will understand the meaning of the constitution of India। स्टूडेंट क्या समझेंगे? सबसे पहले समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। आखिर हम, अगर बच्चा हमारे पास आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चा ये अंडरस्टैंड कर जाएगा कि मीनिंग क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम क्या फुलफिल करेंगे? की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, ये सब जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम सभी जानते हैं कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं, हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गिवन फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। बहुत सारे लोग तो राइट्स को समझते हैं लेकिन ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? इस पर भी हम ये चैप्टर में, जैसे ही इस चैप्टर को डील करेंगे, तो बच्चे ये चीज़ समझ जाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या है हमारे जीवन में, ठीक है? नेक्स्ट है वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या सिद्धांत है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको लेकर के भी हम डिस्कस करेंगे, और इसमें बच्चे ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएंगे। यानी आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर दे विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, यानी ये ऑब्जेक्टिव्स हमारा पूरा हो जाएगा,
ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले ये जो आपका बुक है, ये जो आपका बुक है, ठीक है, ये बुक्स है आपका वी एंड आवर वर्ल्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा ये कवर्ड है, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो चैप्टर आपका यहाँ पर दिख रहा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 16, ठीक है। मैं बस वैसे ही जैसे क्लास में पढ़ाई होती है, बस वैसे ही डील करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप बस ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चूँकि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो मतलब एक कह सकते हैं यूनिक पैटर्न है, और उसको समझाने के लिए, ठीक है, उसको बताने के लिए जो है डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता होती है। और डेप्थ बच्चों में अगर अभी से ही अगर एसएसटी को लेकर के इतना सोचने, इतना विचार करने की क्षमता अगर विकसित हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छा होगा। वो बच्चे भागेंगे नहीं एसएसटी को के नाम से कि ये बोरिंग सब्जेक्ट होता है। और मैं ऐसे क्लास में मैं जाता भी हूँ, तो मैं इस तरीके से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि उनको कोई भी सब्जेक्ट, खास करके मेरा सब्जेक्ट, कभी भी बोरिंग नहीं लगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आपका सबसे फर्स्ट इसमें जो है रूल्स एंड लॉज, ठीक है। फर्स्ट जो टॉपिक है उसका है रूल्स एंड लॉज, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे, बच्चों को मैं सबसे पहले यही बताता हूँ कि आखिर बच्चे रूल्स एंड लॉज में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पर सहूलियत के लिए जो है 2 डिफरेंस यहाँ पर राइट करके रखा है, आप इसको बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए रूल्स क्या है, कहता है मेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल्स, ऑफिसेस, फैमिलीज और ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स किसके द्वारा बनाया जाता है? ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया जाता है जो कि स्कूल्स हो गया, ऑफिसेस हो गया, फैमिलीज हो गया, ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। हमारे भी फैमिली है, आपका भी फैमिली है, जितनी भी फैमिलीज हैं उनमें कुछ न कुछ रूल्स होते हैं, कुछ न कुछ जो हम कहते हैं कि नियम होते हैं। जैसे किसी के यहाँ आप सुनेंगे कि मेरे यहाँ भाई 10 बजे के बाद जो है वो बाहर निकलना अलाउड नहीं है, हम जो भी काम है वो 10 बजे से पहले करके आ जाएंगे, रात को 10 बजे से पहले। किसी किसी के यहाँ कि हाँ सुबह में लोग जो है सभी को उठ करके ये काम बटा हुआ वो नियम है उनके यहाँ कि ये काम ये लोग करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं घर में। हर घर में आपको डिफरेंट टाइप्स के रूल्स देखने को मिल जाते हैं। फिर लेकिन वही अगर दूसरा बात करें हम लॉज के बारे में, तो मेड बाय गवर्नमेंट, या तो पार्लियामेंट बनाएगा या स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, जहां जिस प्रकार से हो, ठीक है। गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाया गया जो भी ये नियम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं, जो कि कानून होता है, ठीक है। अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो आपको सजा दी जाएगी, आपको कोर्ट में जाकर के पेशगी होगी, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। लेकिन अगर यही बात की जाए कि आप अगर रूल्स यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रेक भी करते हैं तो वहाँ पर आपको माफ़ी मिल सकती है, और उसको जो है थोड़ा सा जो है मतलब इग्नोर भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ अगर लॉज की बात करें, इफ़ यू आर ब्रेकिंग द लॉ, देन द गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूशन विल नॉट फॉरगिव यू, ठीक है। वो आपको कैच करके सीधा के सीधा जो है आपको उसके लिए पनिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपका, अप्लाई टू ए स्पेसिफिक प्लेस और ग्रुप्स। ये स्पेसिफिक प्लेस और ग्रुप पे अप्लाई होता है। जैसे अगर मैंने रूल्स बनाया इस घर के लिए, तो ये स्पेसिफिक हमारे लिए ही जो है अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि मैं इसको बोलूँगा कि इट विल बी अप्लाइड फॉर ऑल एवरीवन, तो ये बिल्कुल भी वही बात हो जाएगी कि लोग हंसेंगे कि हाँ भाई अपना रूल बना करके तुम मेरे ऊपर क्यों इम्पोज कर रहे हो, नहीं। फिर जो है अप्लाई टू स्पेसिफिक प्लेस और ग्रुप, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक और प्लेस और ग्रुप पे अप्लाई होता है क्या? रूल्स, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें लॉज की, तो अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट। अगर हम लॉ जब हम कहीं पर भी हमारे यहाँ होता है, इट मीन्स किसी भी स्टेट में आप रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ का जो लॉ होता है वो पूरे सिटीजन्स पे अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ किसी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन पे, ना कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पे, पूरे सिटीजन्स पे जो है वहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये फ़र्क है, ये डिफरेंस है रूल्स एंड लॉज में, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका